रशिया के मॉस्को कराकस सिटी हॉल में एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोग इसे लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। ऑलमोस्ट 6500 टिकट सोल्ड आउट भी हो चुकी होती है। हॉल पूरी तरह से भर चुका होता है। बावजूद इसके पब्लिक आती ही रहती है, लेकिन वो प्रोग्राम हो ही नहीं पाता। तो बड़ी खबर इस वक्त की मॉस्को में हमला हुआ है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कराकस सिटी हॉल में यह हमला हुआ है। क्या हुआ था उस टाइम, अटैक करने वाले वो कौन लोग थे, उन्हें फंड कौन करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस्लाम के नाम पर जो दहशत फैलाते हैं उसका इस्लाम से क्या लेना देना है, आइए समझते हैं आज की वीडियो में। अभी हाल ही में पुतिन 5वीं बार रशियन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। पिछले 2 साल से चल रही यूक्रेन रशिया वॉर के बीच पुतिन का फिर से प्रेसिडेंट बनना अपने आप में ही एक ब्रेकिंग न्यूज होती है। लेकिन इसी बीच एक और ब्रेकिंग आती है जो रशिया को हिला कर रख देती है, पुतिन की अल्ट्रा सिक्योर वाली इमेज को डिस्ट्रॉय कर देती है। रशिया का एक म्यूजिक ग्रुप, रॉक ग्रुप पिकनिक, मॉस्को के कराकस सिटी हॉल में एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज करता है, जहां भारी भीड़ उस कंसर्ट को देखने आती है। हॉल पब्लिक से खचाखच भरा होता है। लोग टिकट लेकर हॉल में बैठ चुके होते हैं और कॉन्सर्ट शुरू होने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से रात के करीब 8 बजे कंसर्ट हॉल में 4 लोग ऑटोमेटिक बंदूक लेकर घुस आते हैं। अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है। ऑडिटोरियम में मौजूद लोग जो कंसर्ट देखने आए होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। कोई स्टेज के पीछे छिपता है तो कोई लाउड स्पीकर के पीछे भागता है। स्पेशली जो लेडीज थी और उनके पास बच्चा था वो भागती हुई नजर आ रही थी। हॉल में मौजूद लोग कुर्सियों के पीछे छिपने लगते हैं। गोलियां बरस रही होती है और उसी बीच हॉल में आग लगा दी जाती है, जिससे हॉल के छत का कुछ हिस्सा आग की वजह से गिर भी जाता है। इस अटैक में 139 लोगों की जान चली जाती है। सैकड़ों लोग इंजर्ड होते हैं। मरने वालों में औरतें, बच्चे और बूढ़े जिनकी उम्र 70 साल से भी ज्यादा होती है, वो सब इस हमले का शिकार हो जाते हैं। रशिया पर अब तक हुए अटैक में से ये एक बड़ा अटैक होता है और ऐसा नहीं है कि इस अटैक के बारे में रशियन अथॉरिटी को कुछ पता ही नहीं था, बल्कि 7 मार्च को ही अमेरिका ने रशिया को वार्न किया था कि एक बड़ा अटैक हो सकता है, जिसमें यह भी मेंशन किया गया था कि सभी लार्ज गैदरिंग इंक्लूडिंग कंसर्ट को टारगेट किया जा सकता है। बट कह सकते हैं रशिया के अल्ट्रा सिक्योर वाले कॉन्फिडेंस ने इस इंटेल को सीरियसली लिया ही नहीं, और वही हुआ जो अमेरिका 15 दिन पहले बता चुका था। अब अगर रशिया और अमेरिका के स्पाइसी रिलेशन को देखते हुए इस पॉइंट को साइड आउट भी कर दें तो साल 2015 में पेरिस के कंसर्ट हॉल में सेम वैसे ही अटैक किया जाता है जैसे रशिया के कंसर्ट में हुआ है। पेरिस के उस अटैक में 90 लोगों की जान चली जाती है। वहां भी कंसर्ट लोकेशन पर लोग बंदूक लेकर घुसते हैं, अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं। फर्क बस इतना है कि रशिया में हुए अटैक में बम का इस्तेमाल कर आग लगा दी जाती है, जिससे ज्यादा लोग इसके चपेट में आ जाते हैं। साल 2015 पेरिस अटैक के बाद आईएसआईएस की तरफ से रिलीज किए गए एक वीडियो में ओपनली रशिया को धमकी दी गई थी कि उसे पेरिस जैसे हमलों से गुजरना होगा। मतलब आने वाले टाइम में रशिया पर सेम अटैक किया जाएगा, जो कि कर दिया गया। रशियन अथॉरिटी पूरी तरह यूक्रेन के साथ उलझी रही और आईएसआईएस के, जिसका रशिया में उतना असर नहीं है, बावजूद इसके उसने अटैक प्लान किया और उसे अंजाम तक पहुंचा भी दिया। हालांकि मॉस्को के हॉल में अटैक करने वाले 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। उन पर टेररिस्ट एक्ट के तहत केस फाइल हुआ और अब वो पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ेंगे। इस अटैक के बाद भी सेम पैटर्न पर आईएसआईएस की तरह ही वीडियो रिलीज करके इसकी जिम्मेदारी ले ली गई और यह बता दिया गया कि अटैक उन्होंने ही किया है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस, इसी से एफिलिएटेड एक ग्रुप है आईएसआईएस खुरासान, जिसे आईएसआईएस के भी कहा जाता है, जो कि साउथ सेंट्रल एशिया बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी कंट्री में एक्टिव है, जिसका मकसद इस्लामिक शरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग देशों में वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को खत्म करके कैलिफ रूल स्टेब्लिश करना है। और इसके लिए इस ग्रुप ने ईरान, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना जैसी कंट्री की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। दरअसल साल 2014 से पहले आईएसआईएस और अलकायदा दोनों एक साथ काम किया करते थे। दोनों की सोच लगभग सिमिलर थी। जहां अलकायदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे इलाकों से मुस्लिम यूथ को आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए ब्रेन वॉश करता और वहां से उन्हें लड़ने के लिए इराक और सीरिया भेज दिया जाता। लेकिन साल 2014 में अलकायदा और आईएसआईएस के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और दोनों ग्रुप एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं। इसी साल आईएसआईएस इराक और सीरिया के कुछ हिस्सों पर अपना कंट्रोल ले चुका होता है और वहां
इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग कैलिफ सिस्टम इंप्लीमेंट करता है। आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी खुद वहां के खलीफा बन जाते हैं, जो कि अलकायदा, जो कि आईएसआईएस से अलग हो चुका था, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप हुआ करता था, अलग होने की वजह से आईएसआईएस पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे इलाकों में कमजोर हो चुका था, जिसे आईएसआईएस चीफ और उसके सीनियर लीडर अच्छे से समझ रहे थे। अबू बकर अल बगदादी डिप्टी अमीर मुस्लिम तुर्कमानी, जिसे हाजी मुमताज या फिर अबू मुमताज अल कुरैशी के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा सीनियर कमांडर अबू उमर अल शेशानी, ये तीनों इस बात पर जोर देते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आईएसआईएस की एक नई ब्रांच स्टैब्लिश करी जाए। 3 अप्रैल 2014 इस दिन कमांडर अल शेशानी, अफगानिस्तान के रहने वाले एक इंसान जो साल 2013 से ही सीरिया में आईएसआईएस के लिए लड़ रहा होता है, जिसका नाम कारी वली रहमान था, उसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में आईएसआईएस की तरफ से स्टैब्लिश किए गए आईएसआईएस खुरासान के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। और जनवरी 2015 में आईएसआईएस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी जाती है, जिसमें कई छोटे छोटे ग्रुप आईएसआईएस के साथ मिल जाते हैं और देखते ही देखते आईएसआईएस के इन इलाकों का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनकर सामने खड़ा हो जाता है। 24 जनवरी 2018 को अफगानिस्तान के जलालाबाद में सेव द चिल्ड्रन के ऑफिस पर बम और बंदूक के साथ अटैक किया जाता है, जिसमें 6 लोगों की जान चली जाती है और इसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस के लेता है। सेव द चिल्ड्रन एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो पूरी दुनिया में बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करता है, जिस पर आईएसआईएस के ने कहा कि वो बस वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहा होता है। खैर, हमले के बाद सेव द चिल्ड्रन अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशन को खत्म कर देता है। 17 अगस्त 2019 को अफगानिस्तान काबुल में एक मैरिज हॉल पर अटैक किया जाता है, जिसमें 92 लोग मारे जाते हैं। इस अटैक पर आईएसआईएस के कहता है कि उसने शिया लोगों को मारा है। फिर नवंबर 2020 को काबुल यूनिवर्सिटी पर हमले होते हैं, जिसमें 32 लोगों की जान चली जाती है। ह्यूमन राइट वॉच के अकॉर्डिंग जब से तालिबान ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से आईएसआईएस के हमले में 700 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इस तरह एक के बाद एक अटैक प्लान किया जा रहा और उसे अंजाम तक पहुंचाया भी जा रहा, और तो बच्चों बूढ़ों को जिहाद के नाम पर मारा जा रहा। क्या आप इन्हें इंसान कह सकते हैं जो बेकसूर लोगों की जान ले लेते हैं, उन्हें मार देते हैं? आज के टाइम पे कुछ भी करना हो, कैसा भी काम करना हो, कैसा भी मिशन हो, पैसे बहुत लगते हैं। फिर वो दहशत फैलाना ही क्यों ना हो, पैसा वहां भी लगता है, बल्कि बहुत ज्यादा लगता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये आईएसआईएस जैसा ग्रुप जो ना तो खुल के जिंदगी जी सकता है, ना ही सुकून की सांस ले सकता है, फिर इनके पास पैसे कहां से आते हैं? इनकी इनकम का सोर्स क्या है? कौन है जो इन्हें फंड करता है? तो सबसे पहले इनकी अपनी खुद की सोर्स ऑफ इनकम है, जहां ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, इंसानों को पकड़कर उन्हें बेच देते हैं। स्मगलिंग इनका सबसे बड़ा इनकम सोर्स है, जिसमें ये ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट चलाते हैं, ऑयल स्मगल करते हैं, और इसके अलावा इनके जो चाहने वाले हैं, इन्हें सही मानने वाले हैं, वो इन्हें पैसे डोनेट करते हैं। साल 2015 में इराकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के अकॉर्डिंग आईएसआईएस के पास 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एसेट्स थे। अमेरिकी ट्रेजरी ऑफिसर के अकॉर्डिंग आईएसआईएस साल 2014 में हर दिन सिर्फ तेल बेचकर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करती थी। साल 2014 में आईएसआईएस इराक के 300 तेल के कुओं को कंट्रोल करता था, जबकि अपने पीक टाइम पर 350 तेल के कुओं को ऑपरेट करता था। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईएसआईएस पर डे 50,000 से 60,000 बैरल तेल बेच रहा था। इसके अलावा कतर और सऊदी अरब जैसे कई देशों पर आईएसआईएस को फंडिंग करने के आरोप लगे। हालांकि इस बात का कोई एविडेंस तो मौजूद नहीं, क्योंकि जिस पर आईएसआईएस के साथ रिलेशन के आरोप लगाए गए, उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। जैसे अगस्त 2014 में जर्मन मिनिस्टर गर्ड मुलर ने कतर पर आईएसआईएस के साथ रिलेशन के आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा आपको पूछना होगा कि कौन हथियार दे रहा, कौन आईएसआईएस को फंड कर रहा। जिसके जवाब में कतर के फॉरेन मिनिस्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने कहा था कतर आईएसआईएस को सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह कई रास्ते हैं जहां से आईएसआईएस जैसा ग्रुप अपने लिए फंड कलेक्ट करता है और फिर इसे दहशत फैलाने में इस्तेमाल करता है। रशिया के मॉस्को में अटैक हुआ, 139 बेकसूर लोगों को मार दिया गया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा हम जानते हैं ये अटैक रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों ने किया है, जिनकी आइडियोलॉजी से खुद इस्लामिक वर्ल्ड सदियों से लड़ रहा। इस्लाम दहशत फैलाने वालों का सपोर्ट नहीं करता। कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं। सितंबर 11
2001 अमेरिका में एक भयानक अटैक होता है जिसमें प्लेन हाईजैक कर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग को निशाना बनाया जाता है। करीब 3000 लोग इस हमले में मारे जाते हैं। जिहाद के नाम पर बेकसूर लोगों को मार दिया जाता है। अटैक के अगले ही दिन 12 सितंबर को इसके खिलाफ एक फतवा इशू किया जाता है। रिलीजियस स्कॉलर एंड लीडर यूसुफ करादावी इस अटैक को कंडेम करते हैं। एक और ग्रैंड मुफ्ती अब्दुल अजीज अल शेख सुसाइड बॉम्बिंग को बगैर किसी एक्सेप्शन के गलत कहते हैं। और जहां तक बात है कि इस्लाम इंसानी जिंदगी और उसकी डिग्निटी को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, उसे आप इस बात से समझ सकते हो। इस्लाम तब भी कत्ले आम से मना करता है जब मुस्लिम आर्मी अपनी दुश्मन आर्मी से वॉर में लड़ रही हो। बच्चों, औरतों, बूढ़ों, रिलीजियस लीडर, बिजनेसमैन को मारना सख्त मना किया गया है। इसी तरह जो सरेंडर कर दिए हो, खुद को अपने घर के अंदर ही रखा हो, वो शरण मांगते हो, उन्हें नहीं मारा जा सकता। आम पब्लिक को निशाना नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह वर्शिप प्लेस, बिल्डिंग्स, फसल, यहां तक कि पेड़ों को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एक तरफ एक क्लियर सेट के साथ इस्लामिक लॉ है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, ऐसे ग्रुप हैं जो हर जगह इंसान, औरतों, बच्चों के ब्रूटल मर्डर को सही साबित करने के लिए इस्लाम का नाम लेते हैं। और ये अफसोस की बात है कि ऐसे बर्बर लोग ये दावा करते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो जिहाद है, जबकि कुरान इस बात को सिरे से खारिज करता है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 11 में कहा गया है, जब कभी उनसे कहा गया जमीन में फसाद ना फैलाओ तो उन्होंने कहा हम तो रिफॉर्मर हैं। और अगले ही वर्स चैप्टर 2 वर्स 12 में कहा गया, हकीकत में यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं। इस वर्ष में दहशत फैलाने वालों की क्रिमिनल मेंटेलिटी को डिस्क्राइब किया गया है, जो ये बताती है कि क्रिमिनल कभी भी अपनी एक्टिविटी को वायलेंस नहीं मानते, बल्कि वो इसे जिहाद कहते हैं। वो मानते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। कुरान और हदीस की डीप स्टडी से पता चलता है कि इस्लाम किसी वैलिड ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए वैलिड तरीकों को ही प्रमोट करता है। किसी नोबेल एम को नोबेल मेथड से ही हासिल किया जा सकता है। क्रिमिनल मेथड, दहशतगर्दी, फसाद करके बड़े लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मस्जिद बनाना एक बेहद ही अच्छा काम है। इसे बनाने से आपको दिली सुकून मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बैंक लूटकर मस्जिद बनाई जाए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर हासिल हुआ होगा और आपको ये पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।